हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनंत करंट अफेयर्स। और आज 3 जनवरी है। आज हम इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को लेंगे जो हमारे इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया से होंगे। जो बच्चे नए साल में तैयारी करना शुरू कर रहे हैं उनके लिए चैनल काफी हेल्पफुल होगा, बिकॉज सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी मदद हो सके उस चीज को दिमाग में रख के इस चैनल को बनाया गया है, जहाँ पे आपको चाहे वो किसी भी तरह के एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, चाहे वो पीएससी हो, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो सीडीएस हो, मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको हर तरीके से करंट अफेयर्स का कवरेज मिल सके जो आपके लिए रेलेवेंट हो और अपनी तैयारी में उसको आप शामिल कर सकें। उसके बाद जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनके लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन। तो शुरू करते हैं पहले के दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज न्यूज़पेपर में दिख रहे होंगे आपको, उससे शुरू करते हैं और पता करते हैं कि एक्चुअली हमारे काम का क्या है। तो पहले आर्टिकल में है कि सिटीजनशिप कट ऑफ डेट लाइकली टू बी एक्सटेंडेड। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सीएए, राइट, सीएए जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, जिनको नहीं पता है वो समझ लें कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से क्योंकि इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इन्फो दिया है या पॉइंटर्स है जो ये बताती हैं कि जो बाहर के नागरिक है, देश भारत के बाहर के नागरिक जो इंडिया में रहने के लिए आए हैं, उनको सिटीजनशिप देने के लिए क्या क्या नॉर्म्स रखे गए, क्या क्या पॉलिसीज रखी गई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हो गए सिख हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, जैनी हो गए, पारसी क्रिश्चियन कम्युनिटीज के हो गए फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो वहां से आने वाले जो सिटीजन उन देशों के जो नागरिक यहाँ पर आएगा, जो लोग बाहर से भारत में आके बस गए, उनके लिए जो चेंजेस बताए गए हैं वो इस एक्ट के अंदर है। तो आप इसको बिल्कुल डिटेल में गो थ्रू करें और अपने नोट्स बनाएं। पहली बात तो ये हो गई, सीएए इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद एक शब्द आ रहा है सिटीजनशिप, ध्यान दीजिएगा। सो सिटीजनशिप जो है इसके लिए कि कोई भी व्यक्ति भारत में, चाहे वो देश का हो या ना हो, कोई भी व्यक्ति अगर भारत में रह रहा है तो कितने दिन के लिए, कितने दिन वो रहे या फिर कितने साल वो रहे जो भारत का नागरिक बन सकता है। 180 दिन, 365 दिन, 7 साल, 4 साल। तो इस तरह की पूरे का पूरा कैलकुलेशन है। जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने जाएंगे, अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत से या किसी भी अच्छी बुक से, तो आपको ये चैप्टर वहां पे मिलेगा जहां पे आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सा भारतीय नागरिक, कौन सा व्यक्ति भारतीय नागरिक बन सकता है और उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। तो दो क्वेश्चन तो यहां बन के आ गए। क्वेश्चन नंबर 1 आया हमारे लिए सीएए का, और दूसरा आपके लिए क्वेश्चन बनकर आया है कि सिटीजनशिप क्या चीज होती है, इसको आपको कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो काफी समय से न्यूज में है और उसके ऊपर डिस्कशन अब हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन भी होगा कि बिहार कास्ट सर्वे, सुप्रीम कोर्ट कंसर्न ओवर लैक ऑफ डेटा ब्रेकडाउन। ध्यान दीजिएगा, हुआ क्या है कि बिहार में सबसे पहले कास्ट सेंसस शुरू हुई और उसके बाद अब ऐसा कहा जा रहा है कि टू व्हाट एक्सटेंट कैन स्टेट गवर्नमेंट विदहोल्ड ब्रेक डाउन ऑन डेटा एक्सपर्ट कोर्ट। तो सीजीआई ने कहा है। उसके अलावा एपेक्स कोर्ट के एक हियरिंग में, एपेक्स कोर्ट की हियरिंग में इस बात को सामने लाया गया कि जो डेटा कलेक्ट किया गया है सेंसस में, बिहार सेंसस में, जिसे कहते हैं SECC, आपने पढ़ा होगा, ये टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो सेंसस, इस डेटा जो कलेक्ट किया गया है उसको पब्लिक नहीं किया गया, और पब्लिक ना करने की वजह से किसी को क्वेश्चन हो सकता है, कोई उस पर PIL डाल सकता है, किसी को डाउट हो सकता है, इस तरह के सवाल उठ सकते हैं। तो इसलिए ये कहा गया था कि इसको पब्लिक किया जाएगा, बट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ डेटा ऑफ बिहार कास्ट सर्वे इन द पब्लिक डोमेन में नहीं आया, ऐसी दिक्कत है। इसके लिए उनको बिहार गवर्नमेंट को इस बात के लिए कहा गया है। एट द लास्ट हियरिंग इन अक्टूबर, द सुप्रीम कोर्ट हैड इशूड अ नोटिस टू बिहार गवर्नमेंट सीकिंग इट्स रिस्पॉन्स टू अ क्लच ऑफ प्लीज चैलेंजिंग द कास्ट बेस्ड सर्वे, बिकॉज उस सर्वे को बहुत लोगों ने चैलेंज किया था, तो उनसे कहा गया कि इसको पब्लिक क्यों नहीं किया गया, इसके ऊपर एक कियोस है। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि SECC क्या चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। फटाफट से एक बार गो थ्रू करते हैं, गूगल की माने या गूगल की नहीं माने, किसी भी बुक को आप रेफर करते हैं, ऑथेंटिक बुक हो, उससे आप पढ़ना ही चाहिए कि व्हाट इज SECC। तो इसके पहले सेंसस हमारे भारत में कब शुरू हुई, दैट इज 1881 में शुरू हुई। उसके बाद SECC क्या है कि इसको फुल फॉर्म है सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस का फुल फॉर्म है। इंट्रोड्यूस हुई पहली बार 1931 में। इसमें होता क्या है एक्चुअली, which aim to collect information on the economic status of Indian families both in rural and urban areas to identify indicators of deprivation। मतलब जिन स्टेट्स में
डेटा कलेक्ट देखिए, सेंसस का मतलब क्या होता है? डेटा कलेक्ट करना, राइट। एक हम जानते हैं कि एक पॉपुलेशन सेंसस होता है जहां पे हम हर 10 सालों में ये होता है, और उस केस में हम ये चेक करते हैं कि कितनी जनसंख्या बढ़ी। उसी तरीके से हम कास्ट इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और कास्ट के क्राइटेरिया के आधार पे नंबर्स कलेक्ट किए जाते हैं टू चेक इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ इंडियन फैमिलीज बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो ये हुआ सोशल इकोनॉमिक और सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। डिफरेंस क्या है इन दोनों में, कि एसईसीसी और सेंसस में डिफरेंस क्या है? कि सेंसस प्रोवाइड्स अ जनरल पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, से मैंने कहा, और एसईसीसी इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई बेनिफिशियरीज ऑफ स्टेट सपोर्ट। जो कि स्टेट होता क्या है, अगर सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस में ध्यान दीजिएगा, अगर डेटा अगर अपने स्टेट का, फॉर एग्जांपल अगर यूपी का डेटा कलेक्ट करते हैं और ये पता करते हैं कितने लोगों का मॉनेटरी स्टेटस क्या है, कितने लोगों के पास, कितने लोगों का कास्ट लेवल क्या है या स्टेटस क्या है, कितने लोगों की एज क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के तौर पे, या फिर कितने लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कितने लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, अगर डेटा कलेक्ट किया जाएगा तो क्या होगा कि यूपी गवर्नमेंट को, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, यूपी गवर्नमेंट को जो बेनिफिट्स आपको देने होते हैं जनता को, उसको देने में सहूलियत होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये पता चल जाए, सपोज करिए कि 1000 लोगों में सिर्फ 200 लोग ही गवर्नमेंट जॉब करते हैं और 800 लोग गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको इजी हो जाएगा इन 200 लोगों को लिस्ट से हटा करके 800 लोगों के लिए कोई योजना बनाना, अगर आप बना रहे हैं तो। अगर हमको ये पता चल जाए कि हमारे स्टेट में एज की अगर बात करें कि 75% जनता, और डेटा ये सिर्फ फ्रेश डेटा नहीं है, होता ही है, सालों की शुरुआत इसकी 1931 में हुई थी, तो ये कोई नई चीज नहीं है, ऐसा होता ही है, बड़े लेवल पे होता है, सैंपलिंग ली जाती है, उसके ऊपर रिसर्च होता है, तो वही पता चल जाएगी 75% जनसंख्या यंग है, मतलब एज फ्रेम उसका 30 से लेकर 45 साल तक का है, और उसके ऊपर 25% जो बाकी बची हुई जनता है उसकी एज लिमिट 45 से 60 है। तो आप इन 30 से 45 लोगों की जनता को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज बना सकते हैं। तो सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस की का हेल्प इसी सब चीजों के लिए होता है, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ पॉलिटिकल स्टेटस भी होता है जिस पर जो हमारा मुद्दा नहीं है, लेकिन हाँ, ये एसईसीसी जो है इसीलिए न्यूज में रहा है कि बिहार ने ऐसा क्यों किया, इसके चलते और स्टेट्स ने भी कहा कि हम भी अपनी सेंसस करवाएंगे, कराई भी है। तो लेकिन ये एक बेनिफिट से ज्यादा एक कियोस क्रिएट हो गया, लोग उसके ऊपर इसको चैलेंज करने लग गए। तो आपको सब में नहीं जाना है, आपको सिर्फ समझना है कि व्हाट इज एसईसीसी, इसके बेनिफिट्स क्या है, कब शुरू हुआ, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, और मेंस राइटिंग में क्वेश्चन बन सकता है आईएएस के बच्चों के लिए, पीएससी के बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्मार्ट फेंसिंग ऑफ 300 किलोमीटर लॉन्ग म्यांमार बॉर्डर टू बिगिन सून। ध्यान दीजिए, एक जगह तो हम लोग सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, सीएए की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से ये समस्या भारत के लिए नहीं है, विश्व के और देशों के लिए भी सिटीजनशिप की और इलीगल माइग्रेशन की समस्या कई देशों के लिए भी है। उसमें म्यांमार भी आता है, हम जानते हैं कि एशियन कंट्री है और उसके आसपास के देशों से वहां भी माइग्रेशन होता रहता है। अगर हम रोहिंग्या मुसलमानों की अगर बात करें, माइग्रेशन की बात करें, तो ये भी हम देखते आए कि न्यूज में रहता है कि हम लोग किस तरीके से उसे फेस करते हैं, और हमारी गवर्नमेंट उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए तत्पर है। लेकिन जब आप ऐसे आर्टिकल को पढ़े तो आपके लिए वो न्यूमेरिकल कम, आपके लिए कॉन्सेप्चुअल ज्यादा होना चाहिए। मतलब आपको सबसे पहले ये पता हो कि म्यांमार की ज्योग्राफी क्या है, और इसके आसपास का जो 300 किलोमीटर का एरिया जहां वो फेंसिंग करने जा रहा है, वहां कौन कौन से इलाके आते हैं। तो जैसा कि कहा गया कि इंडिया म्यांमार बॉर्डर, IMB कहते हैं इसको, इंडिया म्यांमार बॉर्डर रनिंग अलोंग अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। मतलब इतना तो पता होना ही चाहिए, सवाल बन सकता है कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के बॉर्डर म्यांमार से टच होते हैं, भारत की बात की जाए तो। और यहाँ से जो माइग्रेशन होता है वो चिन कुकी नेशनल्स का होता है, इलीगल माइग्रेशन जो होता है फ्रॉम म्यांमार से यहाँ पर चिन कुकी नाम के जो ट्राइब है या फिर माइग्रेटर्स है उस तरफ आते हैं और ये समस्या बनती है। The no free movement once fencing is completed. Once smart fencing is completed, free movement regime along India-Myanmar border will be discontinued, and those trying to come or go will have to obtain visas from respective countries, said people familiar with the matter. Now, अब देख लेते हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो म्यांमार में आप देख रहे हैं सिर्फ हम कंट्री ले रहे हैं, स्टेट्स पे नहीं जाते, स्टेट्स हमने समझ लिया। तो म्यांमार के आसपास अगर आप देखें, चाइना का बॉर्डर टच होता है, इंडिया का बॉर्डर टच होता है, फिर उसके बाद थाईलैंड का बॉर्डर टच होता है, एंड तक यहाँ पर लाओस का बॉर्डर टच होता है, वियतनाम टच नहीं होता है, और अगर कोई पूछे बाकी में बांग्लादेश टच नहीं होता है,
और नहीं, हैंग ऑन, बांग्लादेश भी टच होता है, माय मिस्टेक, बांग्लादेश भी टच है, देखिए यहाँ पर टच हो रहा है सिर्फ। तो बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, लाओस एंड थाईलैंड, ये ऐसे देश हैं जो टच होते हैं म्यांमार की बॉर्डर से। उसके बाद हम बे ऑफ बंगाल को यहाँ देखते हैं, इंडियन ओशन को यहाँ देखते हैं, गल्फ ऑफ थाईलैंड को देखते हैं यहाँ पर, जो इसके गल्फ ऑफ मर्तबान पूछा गया, कई बार ये गल्फ पूछे जाते हैं, बे ऑफ बंगाल वगैरह ये ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, कि कौन सा किस दिशा में है, कौन सा किस दिशा में है, और उसको ऊपर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, सीधा ऊपर नीचे, हर दिशा में उसको लोकेट करने के लिए सवाल बनते रहते हैं। तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, इसलिए मैंने इसको ऐड किया आपके लिए। नेक्स्ट है आरबीएल सेल्स 800 करोड़ स्ट्रेस क्रेडिट कार्ड लोन्स टू कोटक बैंक। जो बच्चे इस आर्टिकल को देखेगा यार इसमें क्या पढ़ने वाली बात है, मैं इसे क्यों पढ़ूं, बहुत नंबर्स है और शायद सवाल नहीं आएगा। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि पहली बात तो आपको इकोनॉमिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए, नहीं है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सर्वाइव करना मुश्किल है इकोनॉमिक्स, क्योंकि आजकल इकोनॉमिक्स और पर्यावरण, एनवायरमेंट, दोनों ई से है, इकोनॉमिक्स एंड इको एंड एनवायरमेंट, दोनों ही ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, और बहुत सारे सवाल भी इस पे क्रिएट होते रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, राइट। अच्छा, उसके बाद अब आता है सवाल कि जब आप ऐसे आर्टिकल्स पढ़ते हो तो आपको बेसिक कुछ और चीजें भी क्लियर होती हैं, जो मैंने कल के वीडियो में समझाई थी, जहाँ पे उसके पहले भी मैंने एनपीए पढ़ाया, कल गोल्ड के बारे में, सिल्वर के बारे में बात कर रहे थे, तो वो चीजें इंटरकनेक्टेड है। एक आर्टिकल पढ़ते हो तो कुछ काफी और पन्ने खुलते हैं, तो समझते हैं कि इसमें पढ़ने वाली क्या बात है। ये कह रहे हैं कि आरबीएल बैंक एक बैंक है जिसने अपने 800 करोड़, स्ट्रेस का मतलब जिसके पास स्ट्रेस है, बोझ है, एक स्ट्रेस का मतलब टेंशन है, मतलब वो लोन, वो उधारी की बात हो रही है जो जो इजी नहीं है, स्ट्रेस्ड है, मतलब जिसको पे नहीं किया जा सका है, और बैंक के ऊपर एक स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, ऐसे समझिए। तो 800 करोड़ का स्ट्रेस क्रेडिट कार्ड लोन उन्होंने कोटक बैंक को क्या कर दिया, बेच दिया। उन्होंने कहा भैया हमारे पास, सपोज मैं एग्जांपल के तौर पर दे रही हूँ, हमारे पास 2000 करोड़ का स्ट्रेस क्रेडिट था, क्रेडिट का मतलब लोन, उधारी थी, और हम उसको जनता से नहीं ले पा रहे। तो अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कोटक बैंक को उसको 800 करोड़ में बेच दिया। कोटक बैंक की जिम्मेदारी है कि वो उसको वापस कैसे लेती है उन क्रेडिट कार्ड होल्डर से। ठीक है, एक बात तो ये क्लियर हुई आर्टिकल समझ के। अब समझने वाली बात ये कि क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है लोन, उधारी। तो बैंक का एक फंक्शन ये है कि वो लोगों से डिपॉजिट लेता है और जरूरत के हिसाब से अपने सेगमेंट्स को, डिफरेंट पोर्टफोलियोज को कम ज्यादा के हिसाब से, माइक्रो के हिसाब से लोन भी देता है। ठीक है, लिस्ट है पूरी हर बैंक को लोन देने की। उस हिसाब से यहाँ पे देखें तो इन्होंने कितना कि अपना 800 करोड़ का जो स्ट्रेस क्रेडिट कार्ड लोन था वो कोटक बैंक को दिया, बेशक उनको कितने भी कॉस्ट का हो। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये लोन जो स्ट्रेस लोन था वो एनपीए ऑफ आरबीएल बैंक था। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट था, जिससे उनको कोई फायदा नहीं हो रहा था, एक सर पे प्रेशर था, उनको इसको वापस रिकवरी के तौर पे या कुछ करना ही पड़ता, पर क्योंकि छोटा बैंक है इसलिए उन्होंने कोटक बैंक से इसकी हेल्प ली। Now, which is seeking to clean up its book after a change of guard at private lender that lost more than 50% in its market capitalization over past 5 years. उसके चलते उनको काफी लॉस भी हो रहा था मार्केट कैप में। ना समझने वाली बात ये है कि ये किस तरीके का लोन ये बैंक देती है, और ये जो क्रेडिट कार्ड का लोन है वो किसके अंडर आता है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि इन इट्स रेटिंग रिपोर्ट रिलीज इन अगस्त लास्ट ईयर, इकरा एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इकरा, उसी तरीके से और भी कई रेटिंग एजेंसीज हैं, हम उनको लिस्ट चॉक आउट कर सकते हैं। सो इकरा सेड दैट आरबीएल बैंक्स हाई यील्डिंग इनसिक्योर्ड रिटेल सेगमेंट्स प्राइमरली कंप्राइजिंग क्रेडिट कार्ड एंड माइक्रो फाइनेंस। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब हर बैंक क्रेडिट कार्ड देता है, जो कमर्शियल बैंक है, हर बैंक का नहीं, जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो देते हैं, लिस्टेड बैंक्स भी देते हैं। तो आरबीएल बैंक ऑलरेडी एनएसई और बीएसई में लिस्टेड बैंक है, तो उसके साथ वो तो मेन चीज वो डिपॉजिट लेता है और क्रेडिट कार्ड इशू करता है। तो रिपोर्ट कहती है कि जो मेन प्रेशर उनके ऊपर है, स्ट्रेस क्रेडिट कार्ड्स का, तो वो तो एक पहला उसमें एक सेगमेंट आता है माइक्रो फाइनेंस का, जिसके अंदर क्रेडिट कार्ड लोन्स भी आते हैं। तो ये रिपोर्ट कहती है इकरा की कि आरबीएल बैंक पर क्या था, सबसे ज्यादा जो प्रेशर था अनसिक्योर्ड लोन्स का, वो क्या था, प्राइमरली कंप्राइजिंग क्रेडिट कार्ड का था और माइक्रो फाइनेंस का था। ये माइक्रो फाइनेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं फटाफट से। सो व्हाट इज माइक्रो फाइनेंस? माइक्रो फाइनेंस ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो क्रेडिट, जो छोटे लेवल का उधारी, इज अ टाइप ऑफ बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडेड टू लो इनकम इंडिविजुअल, जिनकी जो इनकम है, जिन इंडिविजुअल की इनकम कम है,
या फिर ये जो थ्रेशोल्ड बैंक ने बनाया उससे कम है, उनको ये लोन मिलता है। और ग्रुप भी हो सकता है, who otherwise would have access to financial services, wouldn't have access, अगर उनको ये सब ना, अगर माइक्रो फाइनेंस ना हो तो बहुत लोगों को उधार नहीं मिल सकता बैंक से, उनके लिए क्रिएट किया जाता है, एक सेगमेंट है माइक्रो फाइनेंस का। तो उनमें एग्जाम्पल्स क्या आते हैं भाई, ग्रुप लोन्स आता है, बिजनेस लोन आते हैं, एग्रीकल्चर, ये सारे आपको नॉर्मल बड़ी बैंक्स मैक्रो फाइनेंस से भी मिल जाएगा, लेकिन इसका जो लिमिट है वो कम होती है। अब वो लिमिट क्या होती है, तो आरबीएल बैंक की कुछ और होगी, उसके बाद एसबीआई की कुछ और होगी, उसके बाद पीएनबी कुछ और होगी, राइट। तो या फिर कुछ और का मतलब जो आरबीआई सेट करती है, कुछ थ्रेशोल्ड होता है, वो मैंने यहाँ शेयर नहीं किया है, आप सर्च आउट कर सकते हैं। तो ये अगर कोई पूछे कि व्हाट इज माइक्रो फाइनेंस, तो आपको पता होना चाहिए माइक्रो फाइनेंस क्या है। एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, क्रेडिट कार्ड लोन हो सकता है, या फिर क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, मनी ट्रांसफर, एनर्जी लोन, सेविंग अकाउंट्स, ग्रुप लोन्स, ये सब कुछ माइक्रो फाइनेंस में आते हैं। बट समझने वाली बात यह है कि उसकी लिमिट अलग अलग होती है एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस। तो ये देखने वाली बात है कि आपको इसके ऊपर नोट्स बनाने हैं कि माइक्रो फाइनेंस क्या चीज है, नोट्स बनाइए और एग्जांपल्स अपने पास रख लीजिए। अगर आप चाहें तो आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर के थ्रेशोल्ड पता कर सकते हैं कि माइक्रो फाइनेंस का थ्रेशोल्ड बैंक्स के लिए क्या है, कुछ करोड़ में होगा, तो इंडिविजुअल्स के लिए अलग होगा, बैंक्स के लिए थ्रेशोल्ड अलग होगा, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हाउ टू मेक अ डोरमेंट बैंक अकाउंट रेगुलर। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, डोरमेंट बैंक में जानबूझ को इसको ऐड किया है ताकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस बैंक पीओ में आते हैं या बैंक की सर्विसेज के लिए पूछे जाते हैं। तो आरबीआई ने नई गाइडलाइन शो करी है, जिसमें से नई, एक्चुअली नई तो नहीं है, लेकिन हाँ इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है उसके बारे में। तो डोरमेंट बैंक का मतलब वो अकाउंट होते हैं जो काफी लंबे समय से इनऑपरेटिव है, उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, उसमें कोई लेन देन नहीं हुआ। तो ये जो एक्सप्लेनर है ईटी का, ये बताता है व्हेन डज अ बैंक अकाउंट बी बिकम इनऑपरेटिव और डोरमेंट। डोरमेंट को ऐसे पूछे कि डोरमेंट का मतलब क्या है, डोरमेंट का मतलब इनऑपरेटिव अकाउंट जिसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे हैं। तो एक बैंक, तो आरबीआई ने कहा कि अगर 1 साल तक किसी अकाउंट में कोई भी गतिविधि नहीं होती है तो आप उसे डोरमेंट करार दे सकते हैं, पर उसके पहले आपको कंज्यूमर को ईमेल या एसएमएस करना होगा, उसको इन्फॉर्म करना होगा। उसके बाद भी अगर वो नहीं कर पाता है, उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं करता है, तो आप उसे डोरमेंट करार दे सकते हैं। और उसके, लेकिन उस पर जो रखा हुआ पैसा है उसका, वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो डोरमेंट अकाउंट क्या चीज होती है, एक बार आप गूगल पे सर्च करके नोट्स बना सकते हैं। मेरी समझ से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का डेली न्यूज डिस्कशन। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ यस तो गिव मी अ बिग थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं, जो अपनी तैयारी में कुछ बढ़िया एड ऑन करना चाहते हैं। आने वाले समय में बहुत अच्छी वीडियोस में क्रिएट करने वाली हूँ, एनालिटिकल स्किल्स को लेकर के, डेटा एनालिसिस को लेकर के, जहां तक मैं आपको रियल टाइम समझा पाऊंगी कि एक्चुअली कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तैयारी करते रहिए।